प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 आपका सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार चल रहा है। तो नौका विहार का आपका आज का पद है शांत सनिग्ध ज्योतिष्ना उज्जल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया पर दुग्ध धवल तन भंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल तापस वाला गंगा निर्मल ससमुख से दीप्त मृदुल करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरी अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंबर सा नीलांबर साड़ी की सुकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर सिमटा है बरतुल मृदुल लहर। ये पद है आपको अंतिम वाली 4 पंक्तियां हैं। गोरी अंगों पर सिहर लहराता तार सरल सुंदर चंचल अंबर सा नीलांबर साड़ी की सुकुड़न जिस पर सस की रेशमी विभा से भर सितम सिमटता है बरतुल मृदुल लहर। इस पद की व्याख्या करनी है, रेखांकित कर लीजिएगा तो पहले थोड़ा सा भावार्थ हो जाए समझाने के उद्देश्य से। जब लेखक चांदनी रात में नाव के द्वारा अपने मित्र मंडली के साथ विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, उस समय का वर्णन किया गया है। चारों ओर शांति है, स्निग्धता है, मतलब ताजता है, चिकनाई है, रोशनी, चांद की रोशनी अर्थात चांदनी फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल और अपलक होकर के टकटकी बांध करके आकाश जो है पृथ्वी को ताक रहा है, पृथ्वी को देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तन भंगी गंगा ग्रीष्म विरल। गंगा रूपी युवती जो है वो एक दूध जैसी सफेद सैया पर थक करके विश्राम कर रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेटी है शांत क्लांत निश्चल, थकी शांत माने थकी, क्लांत माने दुखित होकर के, निश्चल माने निढाल होकर के। तो गंगा रूपी युवती जो है वो कैसी है? थकी हुई, क्लांत दुखित होकर के, थकान से दुखित होकर के, गर्मी के तपन से दुखी होकर के थकी हुई वे युवती जो है वो निश्चल निढाल होकर के लेटी हुई है। तापस वाला गंगा निर्मल ससमुख से दीप्त मृदुल करतल। वो तपस्विनी बाला गंगा जो है अपने मुख को अपने हथेलियों में टेक करके चंद्रमा की रोशनी उसके मुख पर पड़ती है तो वो अपने हाथों को मुख से टेक लेती है और वो लेटी हुई है। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और लहरें जो हैं उसके जब और वक्ष स्थल पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बालू के लटाएं उसके वक्ष स्थल पर गिर गई हूं। गोरी अंग पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल सा अंबर सा नीलांबर। उसके जो गोरी अंग हैं उस युवती के, उसके ऊपर नदी के जल की लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे नीलांबर, नीले आंचल के ऊपर तारे जड़ करके लहरा रहे हैं। उसके जो वस्त्र हैं, नीला वस्त्र है पहने हुए, तो उसका आंचल कैसा है? नील है, उस पर ऐसा लगा जैसे तारे जड़े हुए, ऐसा प्रतीत हो रहे हैं। जल की लहरें उसके वस्त्रों के माध्यम से कवि ने वो कल्पना की है। साड़ी की सिकुड़न जिस पर सस की रेशमी विभा से भर। और जो साड़ी थी वो थकान के कारण, लेटने के कारण उसकी साड़ी में सिकुड़न हो गई है, सिमटा है बरतुल और उस पर लिपट सिमट करके लहरें आ रही हैं। लहरों के कारण वो साड़ी जो वो सिमट गई, इसका वर्णन किया है। तो पहला प्रश्न हमने आज नहीं लिखा है, पहला प्रश्न आप लोग स्वयं करेंगे। रेखांकित अंश की संदर्भ लिखिएगा अथवा कवि और पाठ का नाम लिखिएगा। तो कवि पाठ का नाम आते हैं तो आप लिख देंगे नौका विहार,
पाठ का नाम और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत, संदर्भ आपको आता है, आप लोग कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो रेखांकित अंश है आपका गोरे अंगों, ठीक है। कौन सा रेखांकित अंश है आपका? गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तारा तरल सुंदर। उस युवती के गोरे अंगों पर जो उसका आंचल है, उस पर नीला आंचल है, आकाश रूपी आंचल जो पे है, उस पर ऐसा लगता है मानो तार जड़े हों, तार मीन्स तारे जड़े हों, ऐसा प्रतीत होता है। चंचल अंबर सा नीलांबर, उस आंचल पर चंचल तले हुए नीलांबर, यहाँ दो शब्द हैं नीलांबर के अर्थ हैं नील प्लस अंबर अर्थात आकाश, और नीलांबर नील वस्त्रों को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर नीलांबर, चंचल अंबर सा नीलांबर, नीलांबर जो है चंचल आंचल की तरह उसके ऊपर लहरा रहा है। साड़ी की सुकुड़न जिस पर सस के रेशमी विभा से भर, जब चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ रही है उसके वस्त्रों पर, तो वो सिकुड़ती हुई सी, लहरों के कारण सिकुड़ती हुई सी दिखाई दे रही है, अर्थात उसकी साड़ी पर रेशमी साड़ी जो है वो सिकुड़ गई है लेटने के कारण। लेटने के कारण बस सिकुड़ जाते हैं, तो गंगा को युवती माना है कवि ने, कल्पना की है, तो उसकी उस युवती की जो साड़ी है वो लेटने के कारण सिकुड़न आ गई है उसके अंदर वस्त्र। सिमटा है बरतुल मृदुल लहर, जिस पर क्या है लहरें जो हैं उस पर टकराती हैं उसके वस्त्रों से, और वो साड़ी जो है सिलबटें पड़ जाती हैं, उसका अंग उस सिलबटों के अंदर छिप जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रस्तुत पद में किसका चित्रण किया गया है? इसको प्रसंग मान लीजिएगा। तो इस पद में कवि चांदनी रात में गंगा की नाव से यात्रा करते हैं, नौका विहार करते हैं, अपने मित्र मंडली के साथ नाव से विहार करते हैं, उसका वर्णन इस पद में किया गया है। फिर से समझ लीजिएगा, कवि द्वारा चांदनी रात में अपने मित्र मंडली के साथ नौका विहार करने का वर्णन इस पद में, चित्रण इस पद में किया गया है। गंगा बालू के मध्य बहती हुई कैसी प्रतीत होती है? गंगा बालू के मध्य बहती हुई कैसी प्रतीत होती है? ग्रीष्म ऋतु के बाद हर नदी का आकार छोटा हो जाता है, पतली हो जाती है। तो इसमें गंगा, कवि ने कल्पना की है कि गंगा बालू के मध्य बहती हुई चरहरे बदन वाली युवती, दुबले पतले शरीर वाली युवती के समान है, जो दूध जैसी सफेद सैया पर थकी हुई लेटी, शांत माने थकी हुई करके लेटी हुई है। तो दुबली, थकी और दुखी युवती के समान गंगा लेटी हुई है। तो गंगा बालू के मध्य में थकी हुई, दुबली पतली चरहरे बदन वाली युवती के समान सफेद सैया पर लेटी हुई सी प्रतीत हो रही है। इस पद में कवि ने अपने आसपास के कैसे वातावरण का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर है, इस पद में कवि ने अपने चारों ओर शांत, तरल और उज्जवल चांदनी बिखरी है। आकाश टकटकी बांध करके पृथ्वी को देख रहा है और देख रहे हैं पृथ्वी शांत और निशब्द है, शब्द रहित है। ऐसे वातावरण का वर्णन किया है। फिर से समझ लीजिएगा, चारों ओर शांति है, तरलता है, उज्जवल चांदनी बिखरी हुई है, आकाश टकटकी बांध करके पृथ्वी की ओर देख रहे हैं, पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर और सुंदर दृश्य का वर्णन, वातावरण का वर्णन कवि ने किया है। जय हिंद, जय भारत।